पूज्य दादी जी, सभी उपस्थित देश विदेश और देश के सभी राज्य से आए हुए मेरे युवा साथी भाइयों एवं बहनों, मैं आज का दृश्य देख रहा हूँ। 5-6 हजार की संख्या में देश के विविध भाग से आए हुए युवा साथियों ने ये 1.5 घंटे के सेशन में जो आप लोगों ने फील करा होगा, मेडिटेशन के दरमियान मैंने जो पिन ड्रॉप साइलेंस देखी, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने ऐसी फीलिंग जो आज करी शायद जीवन में कोई बार कर चुके हो। कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ आए क्यों? इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए जब आपको कहा होगा, उस वक्त आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि हम वहां क्यों जा रहे हैं। तब किसी के मन में होगा कि मैं 3 दिन के लिए मेरी लाइफ के लिए कुछ सीखूंगा। किसी ने सोचा होगा मैं वहां मेडिटेशन करूंगा। किसी ने सोचा होगा मैं मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ जानूंगा। कोई न कोई विचार से आप लोग 3 दिन के यूथ काइंडनेस सेमिनार में आए हैं। लेकिन जब आप 3 दिन यहां रहेंगे, मैं मानता हूं कि आपकी अपेक्षा, आपकी आकांक्षा, आपके जीवन के प्रति क्लैरिटी, आपके गोल तय करने में यहां से बहुत कुछ मिलेगा। और वर्तमान समय में जिस तरह से मैं दुनिया घूम रहा हूँ, एज ए मिनिस्टर देश घूम रहा हूँ, जिस परिस्थिति में देख रहा हूँ उसमें आप सब मेरे युवा साथी हैं। मैं आपके सामने विषय रखता हूँ कि क्या हम हमारे जीवन को कौन से दृष्टिकोण से देखें। हमें तय करना होगा, क्या हम मशीन है? कोई इंजन होता है, उसमें आप फ्यूल डालते रहो, वो चलता रहता है। जब फ्यूल डालना बंद करो, या तो कोई गड़बड़ होती है, तब इंजन बंद हो जाता है, उसकी लाइफ पूरी हो जाती है। दूसरी लाइफ एनिमल की होती है, वो पैदा होता है, जीवन की दैहिक क्रियाओं को करता है और उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। हमें समझना होगा कि हम मानस है, हमारा एक सामाजिकरण है। क्या हमें दोनों टाइप के लाइफ को जीना है, या हम एक मानस के तौर पर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम मानस है, हमें प्रेम चाहिए, हमें सहयोग चाहिए, हमें सहकार चाहिए, हमें प्रगति चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करने की दिशा चाहिए, हमें सब चाहिए। ये सब करना है। जो जब हमें सब करना है और ये 2 टाइप की लाइफ को नहीं जीना है, तो क्या करना है? मैं मानता हूं कि जो आपने यहां मेडिटेशन करा, ये हमें स्टेबिलिटी देता है, हमें हमारा गोल तय करने के लिए दिशा देता है, हमें सस्टेन करता है, हमें हमारा जीवन जीने की दिशा देता है। इसलिए जीवन में ये सब करने के लिए जब हम प्रयास करेंगे, तब इस टाइप की साइलेंस इन इनर आवश्यक होती है
जो मेडिटेशन से मिलती है। दूसरा, जब आप अपने गोल जीवन में तय करते हैं तो एज ए यूथ आपको आपकी कैरियर बनानी है, आपको अच्छा सिटीजन बनाना है, आपको सक्सेसर बनना है। क्या करना होगा? मैं मानता हूं कि मैं भी एक सक्सेस व्यक्ति हूं। मेरे लेवल पर मैं भी 26 का था। आप जैसे यंग था ये समय में, मैं गुजरात असेंबली में एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर के रूप में गया था। यहाँ हम हमारे स्पोर्ट्समैन को सम्मानित करा, मानसी को सम्मानित करा, पीवी सिंधु को सुना। ये हमारे यंग लोग हैं। मानसी तो पैरा एथलीट्स है, मैं उसको पहले भी सम्मानित कर चुका हूं। सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक चौक्कस फैमिली के चौक्कस कम्युनिटी में पैदा हुआ हो, चौक्कस फैमिली में पैदा हुआ हो, आप रिच पर्सन हो, जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति में सक्सेस होने की संभावना है, हर व्यक्ति सक्सेस हो सकती है। सक्सेस होने के लिए केवल 2 ही चीज चाहिए दोस्तों। हर व्यक्ति में अपार ताकत पड़ी हुई है। आप हर व्यक्ति में अपार क्षमता है, अपार टैलेंट है। हाँ, अलग अलग तरह की हो सकती है। हाँ, यह हो सकता है कि आपके माता पिता ने अपेक्षा रखी हो, ऐसी ना हो। हाँ, यह हो सकता है कि वर्तमान समय की डिमांड हो, ऐसी ना हो। लेकिन कोई न कोई ताकत तो पड़ी है। ये ताकत को बाहर लाने के लिए, ये ताकत को सही दिशा देने के लिए इस टाइप के सेमिनार आपको उपयोगी होता है। इस टाइप के सक्सेस व्यक्ति भाषण करने वाले से बहुत कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। भाषण देना बहुत सहज होता है। एज ए पॉलिटिशियन जब हम गाड़ी में बैठते हैं, हमारे सहयोगी हमें एक कागज दे देता है, हम पढ़ लेते हैं और आधे घंटे का भाषण आसानी से दे सकते हैं। और ऐसा भाषण सालों से दिया जा रहा है। लेकिन आप जब यूथ है और इस सेमिनार में आए हैं, मेरी टिप्स है, सफल होने के लिए आप मेरे इनर शक्ति को बाहर लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो सफल व्यक्ति है उसके जीवन चरित्र का अभ्यास करना है, उसमें से सीखना है, उसमें से हमें प्रेरणा लेनी है। वो कैसे सफल बने? हमें सफल बनने के लिए सफल व्यक्ति ही प्रेरक बन सकती है। सफल व्यक्ति के जीवन चरित्र को पढ़े। आपके सामने कोई सफल व्यक्ति खड़ा होकर कुछ बोल रहा है तो उससे सीखे, उसको मिले, उन्होंने अपने स्वयं को कैसे यहां पहुंचाया, उसमें से सीखेंगे ना। तो आप में जो रही हुई शक्ति है उसको किस तरह से आपको चैनलाइज करके आउटपुट पे कन्वर्ट करनी है, आप आसानी से कर पाएंगे। और जब आप तय कर लेते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, सक्सेस व्यक्ति से आपने प्रेरणा ले ली, आपका हौसला बुलंद बन गया। व्हाट इज वे ऑफ सक्सेस लाइफ या योर सक्सेसर? वे ऑफ हिज इज इट दैट कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कोई आपको पूछे कि आप कैसे सफल बने, मुझे कोई पूछे कि मैं कैसे सफल बना। दोस्तों, मैं एक बार एक गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मेरे फादर मदर पढ़े लिखे नहीं थे, वो किसान थे, किसानी करते थे। और सरकार के प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ने जाता था। जब समर होता है तब किसान फ्री होते हैं तो विलेज में, गांव में महाभारत की कथा, रामायण की कथा, 9 दिन की, 7 दिन की ऐसी कथा होती है। और ऐसी कथा में बच्चे लोगों को फ्री प्रसाद मिलता है। फ्री प्रसाद मिलना मतलब लंच होता है जो कथा सुनने वाले के लिए, उसमें गांव के बच्चे को आने के लिए जनरल इनविटेशन होता है, सभी को आना होता है। तो हम स्कूल जाते थे
तो डिश साथ में ही लेके जाते थे। जैसा 12 बजे स्कूल पूरी होती थी तो हम डिश लेके कथा में चले जाते थे, वहाँ हमें भोजन मिलता था, लाडू मिलता था। तो ये समय में लाडू मिलना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो हम जाते थे, एक बार तो मैं जल्दी पहुंच गया, हम सब लोग स्कूल के बच्चे लोग, और कथा में कथाकार कर्म का सिद्धांत, गीता में कर्म का सिद्धांत बताया गया है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कथा कही थी उसका वर्णन चल रहा था। तो कथाकार बता रहे थे कि आपको आपके जीवन में कर्म करना चाहिए, कठोर कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। यानी कि आप जो काम करते हैं, ये काम करने के लिए आपको क्या मिले नहीं मिले नहीं सोचना है। काम सही है तो हमें एक काम के प्रति मेहनत से, कठोर मेहनत से प्रयास करना चाहिए। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी भूल जाओ। यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्तेषु महाफलेषु कदाचनम, ऐसी कथा कथाकार सुना रहे थे। मैं 5वीं 6वीं कक्षा में था, मेरे बाल मानस पर एक कथा का सेंटेंस देखो। हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में महाभारत रामायण गीता जैसे शास्त्र में विरासत में मिला है। मैं सारा गीता का उपदेश ग्रहण कर पाया नहीं कर पाया मुझे पता नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस ने मेरा जीवन बना दिया। और तब से मैंने तय करा कि मुझे मेरी लाइफ में कठोर सफलता के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए, किसी के भरोसे पर नहीं, मेरे स्वयं में उसके लिए कौशल्य विकसित करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। दोस्तों, एक सामान्य किसान फैमिली में पैदा होके एक व्यक्ति कठोर परिश्रम के आधार पर आपके सामने भाषण देने वाला भारत सरकार का मंत्री बन सकता है। ये सारी ताकत मेरे सामने बैठे हुए यूथ में कैसे डेवलप हो, उसके लिए स्कूल की जिम्मेवारी हो सकती है, सोसाइटी की जिम्मेवारी हो सकती है, लेकिन राज्य शासन की भी जिम्मेवारी हो सकती है। और इसलिए पिछले 10 साल में हम देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, सरकार की क्या जिम्मेवारी है, तो उस सबसे पहले हमें आपकी आकांक्षाओं को समझनी पड़ेगी। यूथ क्या चाहते हैं, यूथ कौन सी दिशा में जा रहा है, वो यूथ का कैसा व्यवहार है, यूथ की कैसी एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में यूथ की क्या भूमिका है, नेशन के प्रति यूथ की क्या भूमिका है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कर्तव्य क्या है। दोस्तों, उसके लिए जब कोविड क्राइसिस चल रही थी, आप सब लोग लॉकडाउन में थे, तब मोदी जी हमें एक्सरसाइज कराते थे कि चलो भाई, हमें देश को 2047 में, यानी कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, देश की आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, उस वक्त हमें देश को कैसा बनाना है। तो मोदी जी ने 2022 में 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में संबोधित करते हुए कहा कि हमें देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। 25 साल में हमें विकसित भारत बनाना है। और ये विकसित भारत के आम नागरिक इस समय में कौन होंगे, ये विकसित भारत में मेरे युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, उसके लिए हमारे पास रोड मैप तैयार करवाए थे। और जब हम रोड मैप तैयार कर रहे थे, तब हम यूथ आइकॉन को, यूथ एंटरप्रेन्योर्स को, यूथ परफॉर्मर को, कॉलेज के यूथ के साथ नंबर ऑफ टाइप की सीटिंग कर रहे थे, उसके साथ मीटिंग कर रहे थे, उसके साथ डिबेट कर रहे थे, उसके साथ डिस्कशन कर रहे थे, उसको समझ रहे थे। और उसके आधार पर 25 साल का हमें रोड मैप तय करा है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और विकसित भारत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसी की भूमिका है, तो मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवक भाई और बहनों की है। क्योंकि आपकी आकांक्षाओं का भारत बनाना है, आपकी अपेक्षा का भारत बनाना है।
और हमें डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए मेरे देश की युवाओं की क्या अपेक्षा है, उसके पर जब हमने काम करा तो उसमें से कई चीजें निकल के आई। आज हमने तय करा है मेक इन इंडिया। व्हाट इज मेक इन इंडिया? स्टैंड अप। मेरे यूथ को खड़ा होना है। स्टार्टअप। आपको कोई शुरुआत करनी है, आपने कुछ विचार किया, सोच करी, रिसर्च करा, लेकिन ये करने के बाद आप अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे साइंटिस्ट बन गए, आपको कुछ रिसर्च करना है तो इकोसिस्टम देश में कैसे बने। रिसर्च करने के लिए, इकोसिस्टम बनाने के लिए गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलके इकोसिस्टम में आपको सहयोग करे। यानी कि इस समय में मैं फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर हुआ करता था, तो हमने पॉलिसी बनाई कि क्या सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लैब में ही रिसर्च हो सकता है और उसमें ही केवल सरकारी लोग ही आके रिसर्च करें। मेरे सामने बैठे हुए कोई युवा व्यक्ति को रिसर्च करना है, चाहे वो पढ़ता हो ना पढ़ता हो, लेकिन उसके मन में कोई आइडिया आया और रिसर्च करना है तो उसके लिए हमारी लेबोरेटरी खुली नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने देश के सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट को देश के युवाओं के लिए खोल दिया। मेरे यूथ यहां कुछ काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है और उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर की आवश्यकता है, तो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके उसको रिसर्च करना, उसके लिए भारत सरकार उसको सहयोग कर सकती है। हमने उसको सहयोग करना चालू करा। अरे किसी ने रिसर्च कर दिया लेकिन पैसा नहीं है और उसको कोई बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो सरकार का नियम तो ऐसा ही था कि मैंने कोई इनोवेटिव आइडिया से कोई नया प्रोडक्शन बना दिया और सरकार में टेंडर निकलता है तो उसमें तो लिखा होता है कि इतना करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन मेरे देश के युवा ने कोई रिसर्च करके कोई नई प्रोडक्ट बनाई है, उसको मार्केट मिले, उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए कि क्या। तो हमने तय करा कि ऐसे मेरे कोई स्टार्टअप के द्वारा कोई प्रोडक्ट हुई हो, उसको टेंडर के लिए 25% रिजर्व रखा जाएगा। उसके टेंडर की बाकी शर्त है वो मेरे स्टार्टअप के लिए लागू नहीं होगी। और मेरे कोई रिसर्च साइंटिस्ट हो, आप जैसे, उन्होंने कोई रिसर्च इनोवेशन कर लिया लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या कोई बड़ी कंपनी के साथ वो टाइप कर सकता है, उसमें उसको शेयर होल्डिंग मिल जाए। एक बड़ी कंपनी टाटा, और आपने कोई ऑटोमोबाइल में रिसर्च करा, तो अब टाटा कंपनी के साथ जुड़ जाओ, एक नई एसपीवी कंपनी बना लो, उसमें आपको पार्टनरशिप मिलेगी। ऐसे हजारों लाखों युवकों को अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। किसी को ऐसा लगा कि मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी, मेरे स्वयं बिजनेस करना है, मुझे स्वयं इंडस्ट्रीज लगाना है, मुझे लोन चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि आपको 1 करोड़ तक की लोन कोई स्टार्टअप के लिए चाहिए, तो कोई गारंटी नहीं, नरेंद्र मोदी आपका गारंटर, आप स्टार्टअप करिए, आपको बिना गारंटी से लोन मिलेगी। इस सरकार की ओर से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, कोशिश करने के लिए प्रयास करा गया। हमने तय करा कि क्या युवाओं के लिए हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिसमें कोई युवाओं को सोशल वर्क करना है, कोई युवाओं को कुछ सीखना है, कोई युवाओं को अपनी स्किल इनहांस करना है, कोई युवाओं को जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है, तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है। उसके मन में जो भी क्वेश्चंस आए, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आए, एक क्वेश्चंस का समाधान आपको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से मिल सकता है क्या? हमने डिजिटल वर्ल्ड में मेरे देश के युवा किसी से पीछे ना रह जाए और वो चाहे मन में ऐसा काम करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए पिछले 7 महीने से माई भारत प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है।
मेरे आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप एक बार माई भारत पे जाके ज्वाइन कर लो, रजिस्टर हो जाओ और उसमें आपकी सीवी डाल दो। उसके साथ हमने कई टाइप के भारत सरकार के अलग अलग पोर्टल को प्लग करा है। फॉर एग्जाम्पल, देश के युवाओं के लिए हमने एक दूसरा सिस्टम तैयार करा है, वो नेशनल सर्विस पोर्टल है। इस सर्विस पोर्टल पर आप जाओ, उसमें स्किल गैप इंफॉर्मेशन है, उसमें देश की 33 लाख कंपनी ऑनबोर्ड है, रजिस्टर है, उसमें इंटरनेशनल कंपनी रजिस्टर है। आपको कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आप वहां चले गए। मैं यस्टरडे देख रहा था तो उसमें 16 लाख जॉब आज के दिन में नेशनल सर्विस पोर्टल पर ओपन हुई है। कोई भी कंपनी को कैसे भी स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो वो यहां अपनी रिक्वायरमेंट को फ्लोट करते हैं कि भाई मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए, और हमने उसमें एआई लगाया है। आप लोग आपकी सीवी उसमें आपने डाली है तो ये सीवी में बताएगा। फॉर एग्जांपल, हैदराबाद में कोई युवा साइंटिस्ट है और वो केमिस्ट्री में कोई रिसर्च कर रहा है या तो कोई फार्मा सेक्टर में रिसर्च कर रहा है और यहाँ की कोई फार्मा कंपनी को ये टाइप का रिसर्चर चाहिए, ये टाइप के क्वालिफिकेशन वाला आदमी चाहिए, और उन्होंने अपने यहाँ कोई वैकेंसी फ्लोट करी तो आपका बायोडेटा है ना, उसको ये वैकेंसी देखेगी और ऑटोमेटिक ऐसे हैदराबाद में के अगल बगल में ऐसे सेक्टर में काम करने वाला यूथ कौन है, ऑटोमेटिक वो अपने प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे और आपको सीधा ही वो इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लेंगे। वो कहेंगे कि माई भारत पर मैंने आपका बायोडेटा देखा और मुझे लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन है, आपका इंटरव्यू करेंगे, आपको प्लेसमेंट दे देंगे। इस टाइप का सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म माई भारत प्लेटफॉर्म। माई भारत के द्वारा जैसे आप सुबह में उठ के मोबाइल में व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप पर जाते हैं, मैसेज देख लेते हैं, मेरे युवा के मन में जब आए कि मुझे इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इस टाइप का एक्सपोजर चाहिए, तो तुरंत ही माई भारत पर चले जाए, वह उसको ऑल टाइप ऑफ कनेक्ट मिलेगा। ऐसा प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने मेरे देश के युवाओं के लिए तैयार करा है। आपने इस साल का बजट देखा होगा, 100% यूथ सेंट्रिक बजट है, 100% यूथ सेंट्रिक बजट। 2 लाख करोड़ का प्रावधान युवाओं के भविष्य के लिए करा गया, क्योंकि हम जब आप जैसे युवाओं के साथ डायलॉग करते हैं, कनेक्ट होते हैं, डिस्कस करते हैं, जब हमारे समझ में आता है हमारी सरकार दिल्ली में ऑफिस में एक टेबल पर बैठ के 5 ऑफिसर को उपस्थित रख के पॉलिसी तैयार नहीं करती है, वो आपसे स्टेक होल्डर से कनेक्ट करती है। एक कनेक्ट करके उसका अध्ययन करके आप ही लोगों के द्वारा बनाई हुई पॉलिसी आपकी थॉट को चैनलाइज करके आपके सामने लेके आते हैं। और इसलिए जो हमें फील हुआ, आपकी जो अपेक्षाएं थी, अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में पहले तो आपने पीएलआई बनती हुई देखी होगी कि भाई सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए की पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाके देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी। दोस्तों, देश की ताकत को हम भली भांति समझते हैं। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस एक घटना हुई जब दुनिया में फार्मास्यूटिकल चीजों की डिमांड बढ़ी, यानी कि मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ी कोविड में, और उस वक्त सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, शिप बंद हो गई, प्लेन बंद हो गया। ऐसी स्थिति में इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, ऐसे देश में दवाओं की कमी हो जाए तो क्या होगा। जब उसके पर हम एनालिसिस कर रहे थे तो पता चला कि 54 ऐसी मेडिसिन की रॉ मटेरियल है
वो दुनिया की 98% हम एक ही कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, और ये कंट्री से वर्तमान समय में कोविड लॉकडाउन होने से शिपमेंट बंद हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे। उससे हमें विचार आया कि कभी ये कंट्री ने हमें ये माल देना बंद कर दिया, रॉ मटेरियल बंद कर दिया, एपीआई देना बंद कर दिया, तो हमारे देश की हेल्थ सिक्योरिटी पर क्या इफेक्ट आएगी। उसमें से हमें प्रेरणा मिली और हमने कहा कि ये प्रोडक्ट हम इंडिया में बना सकते हैं। मैंने आप जैसे युवा फार्मा साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करा, फार्मा कंपनियों के साथ डिस्कस करा, और मैंने कहा कि आप ये 52 टाइप के एपीआई बना सकते हैं। तब उन्होंने मुझे कहा कि जी हाँ, हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी है, और जिस कंट्री में आपसे हमारा इंपोर्ट होता है वह 20% कम रेट में मिलता है, इसलिए देश में नहीं बनता है, लेकिन वहाँ रेडीमेड लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो हम आपको 20% एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, प्रोडक्शन करो, इंसेंटिव हम दे देंगे। यानी कि आपके प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपीज़ है, इंपोर्ट 80 रुपीज़ में हो जाता है, तो 20 रुपीज़ का गैप भारत सरकार आपको दे देगी। एक घटना मैंने देखी, और दूसरी घटना हमने ये देखी जब मोदी जी मीटिंग कर रहे थे देश के यूथ साइंटिस्ट के साथ, और मैं मीटिंग में बैठा था। दुनिया में कोविड आ गया था, तो मोदी जी पूछ रहे थे कि हम कोविड के सामने कैसे लड़ेंगे। तब हमारे साइंटिस्ट मोदी जी को बता रहे थे कि अननोन वायरस है, न्यू वायरस है, ये म्यूटेट होके कैसा बिहेवियर करेगा वो हमें पता नहीं है, हमें नहीं, दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन वैक्सीन उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तब मोदी जी ने कहा था कि क्या मेरे देश के साइंटिस्ट वैक्सीन नहीं बना सकता। और तब तक इतिहास तो हिंदुस्तान का ये था कि वैक्सीन का रिसर्च दुनिया की कोई कंट्री में होता था, रिसर्च होने के बाद मिनिमम 5 साल में वैक्सीन इंडिया में आता था, मैक्सिमम 12 साल हुई थी। 5 साल पहले दुनिया में रिसर्च हुआ मैन्युफैक्चरिंग हुआ वैक्सीन देश में नहीं आया था। तब मोदी जी ने मेरे देश के यंग साइंटिस्ट को चैलेंज देते हुए कहा था कि मुझे मेरे देश के साइंटिस्ट पर भरोसा है, संसाधन की हम कोई कमी नहीं रहने देंगे, सफलता मेरे देश के यूथ साइंटिस्ट की, निष्फलता मेरी, आप रिसर्च करो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे देश के युवा साइंटिस्ट ने दुनिया में पहला वैक्सीन का डोज 20 दिसंबर 2020 में लगा। 2020 की 20 दिसंबर को दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज लगा कोविड का। उसके बराबर 1 महीने के बाद इंडिया के साइंटिस्ट ने रिसर्च करा हुआ, इंडियन कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग करा हुआ। 16 जनवरी 2021 में हिंदुस्तान ने 1 नहीं लेकिन 2 वैक्सीन का पहला डोज लगाने में हिंदुस्तान सफल हो गया। ये 2 घटना बताती है कि मेरे देश के यूथ में ताकत है, स्ट्रेंथ है, टैलेंट है, क्षमता है, सब कुछ कर सकता है और अपना भविष्य भी बना सकता है। ये इकोसिस्टम दोस्तों हमने तैयार करके रखी है, उसका लाभ लेके मैं मेरे अंतिम चरण में आऊंगा। तीसरा, देश ने तो आपके लिए सब कुछ करना चालू करा, लेकिन आपका नेशन के प्रति कर्तव्य क्या है? विकसित भारत के लिए मेरे देश के युवाओं का कर्तव्य क्या है? जो विकसित भारत 2047 में बनेगा, ये विकसित भारत के आप नागरिक के रूप में आपका अभी क्या कर्तव्य है? दोस्तों, मैं मानता हूं कि युवा काल में, आपकी एज में, आपके मन में जज्बा होना चाहिए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके मन में ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा पढ़ूंगा, मैं ऐसी मेहनत करूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा,
बिजनेसमैन बनूंगा, मैं जो भी कुछ बनूं, बनने के बाद मेरी ताकत, मेरा नॉलेज मेरे देश के लिए काम में आना चाहिए। वर्तमान समय में सरकार की ओर से जो डिसीजन लिया जाता है उसका आपका समर्थन होना चाहिए। सरकार जो सोच रही है उसको हम कैसे आगे बढ़ाए, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। हम श्रम से भागने वाले नहीं होने चाहिए, हम वर्कहोलिक हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए। सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, कर्तव्य भाव का एक हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में, सारी दुनिया में अपना अपना मॉडल, हर कंट्री के पास, हर कंट्री की जीवन शैली, रहन सहन, उसकी सोसाइटी के अनुसार उसका डेवलपमेंट मॉडल होता है। दुनिया के लिए सारी चीज कॉमर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सारी चीज कॉमर्स नहीं है। हमें हमारी देश की समस्या का समाधान हमारे मॉडल के आधार पर ढूंढना होगा, और ये ढूंढने का बेस्ट मॉडल हमने देखा है कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस माई सेल्फ वॉज टॉकिंग टू नंबर ऑफ टाइप ऑफ कंट्रीज। मैं दुनिया के कई कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहा था। दुनिया कहती थी कि हिंदुस्तान कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा, और ये हिंदुस्तान में जितने लोग मरेंगे उसके आधार पर दुनिया के मृत्यु के फिगर तय होगा। लेकिन हमने हमारे मॉडल से कोविड को मैनेज करा। दुनिया के लिए हेल्थ कॉमर्स हो सकता है, लेकिन मेरे देश के लिए हेल्थ सेवा थी, और इसलिए देश के युवाओं में, देश के नागरिकों में सेवा भाव को कैसे उजागर करें, तो मोदी जी ने थाली बजाई। कोरोना वॉरियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए ताली बजाई, दिया प्रगटाया, प्लेन उड़ा के ट्राई कलर से उसको प्रोत्साहित करा। नतीजा ये निकला, दुनिया में डॉक्टर, नर्स ड्यूटी पर नहीं आते थे। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हमारे भारत में कई डॉक्टर्स, कई नर्स, कई कोरोना वॉरियर्स ने अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, क्योंकि सेवा ये हमारा संस्कार है। इसलिए सेवा कार्य के साथ हम जुड़ते रहे, हम अपना मॉडल बनाए। अपने मॉडल के आधार पर सरकार ने जो पाथवे तय करा है 25 साल के लिए, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे बने। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विजन बना हुआ है, देश में एजुकेशन के लिए 25 साल का विजन बना हुआ है, देश में स्पोर्ट्स में हमने विजन बनाया है कि 2036 में इंडिया ओलंपिक होस्ट करेगा। तब हम स्पोर्ट्स में 1 से 10 की अंडर की पोजीशन में आ जाएंगे, और जब हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे तब 25 साल में हम हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर को 1 से 5 नंबर के अंदर लेके आएंगे। ये हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर का युवाओं के लिए विजन तैयार करा है। उसके लिए भी हमने इकोसिस्टम तैयार करी है। उसके लिए हमने खेलो इंडिया लाए, हमने स्टेडियम बनाया, हमने टॉप जैसी स्कीम लाए, हमने कीर्ति जैसे प्रोजेक्ट लाए, जिसमें स्कूल लेवल पर ही टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेनिंग दे, उसको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिले। उसके लिए सारा खर्च भारत सरकार की ओर से हो रहा है। आप में से किसी में स्पोर्ट्स की स्किल है तो टॉप स्कीम चलाई, जिसमें टॉप यानी कि टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें आपका सारा खर्च, अच्छी हॉस्टल, अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेंट करने के लिए व्यवस्था है। आपको इंटरनेशनल कोई ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए सारा खर्च भारत सरकार कर रही है। उसका हम लाभ ले, उसके साथ हम जुड़े, हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करें। हम कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हमारा हक तो मांगते हैं, हमें मिलना चाहिए, ऐसा तो कहते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नेशन के प्रति हमारी जवाबदारी क्या है। मेरे में जो स्किल है, मेरे में जो कौशल्य है, मेरी जो क्षमता है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम देश के गौरव के लिए कैसे यूज करें, ये जज्बा युवाओं में आए, उसके लिए लगातार यूथ कनेक्ट का कार्यक्रम चला रहे हैं। माई भारत यूथ कनेक्ट। मैं कल पुणे में था, 2000 कॉलेज के युवकों के साथ में संवाद करके आया। आज आपके बीच में मेरा विषय रख रहा हूं। वैसे छोटे छोटे ग्रुप में हम आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। आपके मन में कोई भी विचार आए देश के प्रति,
अपने यूथ के विकास के प्रति आप अवश्य सरकार के साथ शेयर करिए, हमें मेल करिए, आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हम देश के प्रति, देश के युवाओं के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। और इसलिए ऐसी एक्टिविटी में जब मैं आपको देखता हूं तो मेरा मन भर जाता है, खुश हो जाता है कि मोदी जो सोचते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना सभी की जिम्मेवारी है। मैं दाजी जी का उसको मैं अभिनंदन तो नहीं कर सकता हूं, उसके प्रति पूज्य भाव व्यक्त कर सकता हूं। वो अपना स्वयं का कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। आप सब लोगों को यहां सारी दुनिया से बुलाया है ना, उसको लगा कि विकसित भारत बनाने में मेरे देश के युवाओं को दिशा देने के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है। एक कर्तव्य भाव से 3 दिन का सेमिनार यहां आयोजित हुआ है। उसमें से हम कुछ ऐसी प्रेरणा लेके जाए, मेरे युवा यहां से दिशा और दशा अपनी स्वयं की तय करे, अपने स्वयं को सक्सेस बनाने के लिए कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमारा मूल्य के आधार पर, हमारा देश के मूल्य ट्रेडिशन उसके साथ अपने स्वयं के रूट को जोड़ के हम हमारा पथ तैयार करें। आपकी शक्ति को, आपकी क्षमता को, आपके टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए सरकार की जो सोच है उसके साथ आप जुड़िए। उससे आपका रास्ता, आपका फ्यूचर का रास्ता तय करिए। आप सक्सेस होंगे, आपका जीवन सक्सेस बनेगा तो देश का फ्यूचर सक्सेस रहेगा और विकसित भारत का संकल्प को हम सिद्ध कर पाएंगे। मैं आज 3 दिन के लिए इस सेमिनार के लिए आप सब लोग आए हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आप भी संकल्पबद्ध हो, ऐसा आह्वान के साथ आप सबको अनेकानेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद।